इस लेक्चर में पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि प्रोबेबिलिटी थियरी क्या होता है। उसके जस्ट बाद वाले लेक्चर में आपने देखा था एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। इस लेक्चर में हम आपको मल्टीप्लिकेशन लॉ पढ़ाएंगे। प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या होता है। जैसे एडिशन लॉ में आपने देखा था आर का यूज किया जाता है, इस ठीक वैसे ही मल्टीप्लिकेशन लॉ में एंड का यूज किया जाता है। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री आप जानते होंगे, अगर होना कोई घटना हो रही है, जैसे एक क्वाइन हमने टास्क किया, क्वाइन टास्क करने पे हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 होगी, लेकिन उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो टेल होगा। हेड का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? टेल होगा। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है, जैसे एग्जांपल के लिए, इफ ई इज एन इवेंट फॉर द सेम एक्सपेरिमेंट, क्लियर, फॉर द सेम एक्सपेरिमेंट, शो देन ई कंसिस्ट ऑफ कंटेन आउटकम, the outcome that are not in E form the complement of E। जैसे क्वाइन आपने टास्क किया, उसका कॉम्प्लीमेंट, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड का कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और जो प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट। It's okay, means this plus this is always 1। ये आप सभी को पता है। अब एक दूसरी चीज बताए, इससे पहले मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल, जैसा एज द नेम सजेस्टेड, कंडीशनल, इसका मतलब कहीं न कहीं शर्त के अनुसार ये प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी, फाइंड आउट की जाएगी। क्लियर? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट even occurring when it is known that some event E2 has occurred is called conditional probability, and defined as by the equation this: P probability of E1 oblique E2 stand for probability of getting E1 whenever E2 has occurred। एग्जाम्पल के लिए है कि मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया, जैसे बहुत सारे इवेंट्स जो होते हैं वो कहीं न कहीं कंडीशनल होते हैं। इफ यू विल गिव द एग्जाम देन यू विल बिकम पास, दिस इज द कंडीशन। मीन्स पास होने के लिए आपको एग्जाम में बैठना जरूरी है। क्लियर? यहां कंडीशन अराइज होगा। दूसरा एग्जांपल ले लो, यदि आप गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट पॉसिबल है। कब? गाड़ी चलाएंगे तब। गाड़ी नहीं चलाएंगे एक्सीडेंट नहीं होगा। तीसरा एग्जांपल, बारिश अच्छी होगी, फसल की पैदावार अच्छी होगी। कब? ऐसा नहीं फसल की पैदावार अच्छी होगी तो बारिश होगी, ऐसा नहीं है। बारिश अच्छी होगी तो फसल की पैदावार भी अच्छी होगी, ये कंडीशन है। तो जब कभी भी इस तरह की प्रोबेबिलिटी अराइज हो, मैंने लिख दिया है डिफिनेशन में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट even occurring you will pass when it is known that some event E2 has been occurred. You will pass if even be the event of passing, so E2 be the event of examination। एग्जामिनेशन हो चुका है इसलिए पॉसिबिलिटी है कि आप पास हो गए। So now from here is called conditional probability and is defined by the equation probability of E1 upon E2।
ये बता रहा है कि इवन होगा जबकि E2 हो चुका है। आप ठीक ऐसे ही जब आप कभी भी अपने मार्क्स को देखते हैं तो फैकल्टी टीचर्स 10/30 लिखता है। क्यों? 30 मार्क्स का एग्जाम हुआ जिसमें आपने 10 पाया, तो वहां कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अब इसका फार्मूला क्या होता है? दिस बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इवेंट E1 एंड हैपनिंग ऑफ द इवेंट E1 एंड E2 अपॉन E2। इफ यहाँ डिनोमिनेटर में अगर E2 होगा तो यहाँ डिनोमिनेटर E2 होगा, यहाँ अगर E2 अपॉन E1 होता तो यहाँ E1 होता। क्लियर? E1 होता। इफ this is exist whenever probability of E2 greater not equal to 0 because of this is greater than 0. So again in the same way, same sense, that is probability of E1 upon E2 means probability of occurrence of E1 given that E2 has already been happened. ठीक सिमिलरली इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन E1, इसका मतलब E2 होगा, E1 हो चुका है। E2 E1 के होने के जस्ट बाद होगा, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ E2 गिवन दैट E1 हैज ऑलरेडी हैपेंड। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जहां कंडीशन अराइज हो। यदि नदी में जाओगे तो डूब जाओगे, यहाँ कंडीशन है। नदी में जाने मीन्स पर्सन नदी में जा चुका है इसलिए उसके डूबने की संभावना है, इसलिए वो डूब गया। सो वन अनदर डेफिनेशन, independent event means independent event just behaves like mutually exclusive event, but here in case of conditional probability this is E2 and E1 means E2 होगा, E1 हो चुका है, जबकि E1 हो चुका है। अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट हो तो इसका कोई E2 की घटना कभी भी E1 पे आधारित नहीं होगी। इसका मतलब P प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन E1 बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, क्योंकि E2 की इवेंट E1 पे डिपेंड नहीं है। इज इट क्लियर? सो नाउ फ्रॉम हियर as the same, if the two event E1 and E2 are independent, so probability of E1 upon E2 becomes E1. Because of E1 and E2 both are independent, E1 does not depend upon E2. As the same process in the second case, E2 does not depend on E1. So here probability of E1 upon E2 becomes P probability of E1 and probability of E2 upon E1 becomes probability of E2. Is it clear? So now before starting the multiplication law of probability, these two definitions are very, very important. One of them is conditional probability and other is independent event. So if the here, that is, if the outcome of first event does not affect the possible outcome for the second events, the event are called independent event. The event are called independent event. So from here by the same way हम कह सकते हैं कि independent event means if E1 and E2 be two events, so both are independent to each other. So now in this case this becomes this and this becomes this. So now come to the second next page. I'm going to define multiplication law.
multiplication law. Multiplication law is here. If E1 and E2 are two events associated with random experiments, then probability of E1 into E1 intersection means E1 and E2 be two event. Probability of E1 and E2. This intersection is a sign of dedicated to and E1 and E2. So this becomes probability of E1 into probability of E2 upon E1. E2 upon E1. E2. Whenever here this is equal to probability of E2, now the second case E2, so this becomes E1 upon E2. This is very very important. If probability of E1 does not become 0, and in this case probability of E2 is doesn't 0. क्यों? क्योंकि आपने अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इसको डिफाइन किया है. किसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 upon E2 is equal to probability of E1 intersection E2 upon E2. So if probability of E2 cannot be 0, so probability of E2 cannot be 0. Because of it becomes 0, so this conditional probability doesn't define. So now one important case arises here. Whenever where E2 upon E1, probability of E2 is a conditional probability. Just we have told that probability of E2 when E1 has already occurred, and as the same process probability of E1 oblique E2 is a conditional probability whenever E1 is occurred, whenever E2 has already been occurred. So there arises another cases. Just we have told that in this multiplication law, if E1 and E2 both event are independent to each other, so now just you have learned probability of E1 upon E2 becomes probability of E1, because of E1 and E2 both are independent. As the same process, if E2 and E1 be independent, so this equal to probability of E2. So now applying this, we will obtain that if E1 and E2 are independent event, so that probability of occurrence of E1 does not affect the probability of E2. In this case, just we have told that this probability of E2 upon E1 becomes probability of E2. So now this is equal to probability of intersection of E1 intersection E2 equal to probability of E1 into probability of E2. This is very very important formula. This is very very important formula which can be apply, I'm going to apply in the next example. Example is here. Just see, if the probability of a bag boy passing an examination is 3/5. एक लड़का है जिसके एग्जामिनेशन पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है 3/5 है, एंड दैट ए गर्ल इज 2/5, और लड़कियों के पास होने का जो की प्रोबेबिलिटी 2/5 है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that at least one of them will pass the examination? That is at least one of them. यहाँ and नहीं यूज किया गया है. इस तरह से आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन लॉ लगाया जाएगा. लेकिन मल्टीप्लिकेशन लॉ का यूज हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के दौरान करेंगे. यहाँ कर एट लीस्ट, तो कहीं न कहीं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम मीन्स या आइदर बॉयज और गर्ल्स कोई एक पास हो. इसका मतलब कहीं न कहीं एडिशन लॉ लगाया जाएगा. सो नाउ let us see the solution of the example be
let B denote the event of a boy passing the examination and G denote the event of the girls passing the same, then probability of B union G, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है एटलीस्ट वन ऑफ देम, दोनों नहीं, एंड नहीं कहा, आर कहा जा रहा है. सो नाउ वी विल यूज B union G is equal to you have learned in case of addition law, B probability of B union G is equal to probability of B plus probability of G minus probability of B intersection G. So now here, since probability of B is given that, and the given question probability of 3/5 and probability of G be 2/5, and both event are independent. So probability of both event are independent, क्योंकि यहाँ पास होने की जो probability है दोनों बॉयज और गर्ल्स का इंडिपेंडेंट है, दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है. क्लियर? सो नाउ फ्रॉम हियर probability of B intersection G, in the above definition you have learned about that. E1 intersection E2B, E1 probability of E1 into probability of E2. So from here, with the help of this relation, we will find probability of, since because of this and this are given, so if you will find the probability of B intersection G, so it can be possible only by this formula. This is probability of B into probability of G into probability of G. Now probability of, that is probability of B intersection G be 3/5 into 2/5. This is 3 2 is 6/25. Thus probability of B union G is equal to 3/5 plus 2/5 minus 6/25. So from here 1 minus, this is 3/5 plus 2/5, this becomes, after adding these two, this becomes 1. So minus 1 minus 6/25, this becomes 19/25. This is P probability of B union G is equal to 19/25. Now let us take another example. Example number 2. A bag contains 7 white and 5 black balls. 4 balls are successively drawn out and not replaced. What is the probability that they are alternatively of different color? ऐसा क्वेश्चन कहा जा रहा है. What is the probability they are of alternatively different color? So the solution B, question is here, एक बैग है जिसमें 7 सफेद और 5 ब्लैक बॉल गेंदे, काली गेंदे हैं, जिसमें से 4 लगातार सक्सेसफुली ड्रॉन की जाते हैं, लेकिन कोई विदाउट रिप्लेसमेंट, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. मतलब पहले सक्सेसफुली पहले हमने एक बॉल निकाला, फिर दूसरी बॉल निकाला, फिर तीसरी, लेकिन उसको हम पुटअप नहीं रख नहीं रहे उस बैग में दोबारा, विदाउट रिप्लेसमेंट. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ अल्टरनेटली ऑफ डिफरेंट कलर? मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि अल्टरनेट, अगर मतलब पहली बॉल व्हाइट हो जाए तो दूसरी बॉल ब्लैक हो, तीसरी बॉल फिर व्हाइट हो, चौथी बार फिर ब्लैक हो, इस तरह के गेंदे निकालने की प्रोबेबिलिटी बताइए. तो सोल्यूशन क्या होगा इसका? अब हमारे पास 2 केस हैं, दोनों केस को अप्लाई करके हम फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे. अब हमारे पास एक केस तो ये है कि पहली बार जो हम निकालें, ड्रॉन करें, वो ब्लैक हो जाए. Let us start with the black ball. So now the probability of drawing a black ball
एट फर्स्ट रन चूंकि आपके पास पूरे बैग में 7 और +5 12 सैंपल पॉइंट हैं, 12 बाल है, जिसमें से पहला ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी मीन्स 5 ब्लैक। भाई 12 में सिर्फ 5 बाल ही तो ब्लैक हैं, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/12 होगी। नाउ अब पहला ब्लैक हो गया तो दूसरा क्या होना चाहिए वाइट। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग वाइट बॉल इज इक्वल टू 7/11। 11 क्यों होगा? क्योंकि आपने एक 12 गेंदे थी, 12 था, उसमें से आपने एक निकाल लिया है जो कि ब्लैक था। अब पूरे बैग में 11 गेंदें बची, जिसमें से आपने वाइट बॉल निकाला। वाइट चूंकि 7 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 7/11 हो जाएगी। अब ये एक बॉल यहाँ निकाला गया ब्लैक, दूसरी बॉल वाइट, तीसरी बार चूंकि अल्टरनेटिव कलर होना चाहिए तो तीसरी बार फिर ब्लैक होगी। अब ब्लैक होगा चूंकि 5 बॉल थी तो एक बॉल ब्लैक निकाला जा चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी, तो अगली जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 4/10 होगी, क्योंकि यहाँ 12, 11, 10, 9 एक एक बॉल निकालने के बाद फाइनली जो चारों बॉल निकालने के बाद जो बैग में गेंदें बचेंगी वो 8 बचेंगी, क्योंकि 12 गेंदें थी। पहली बार ब्लैक निकाला गया, दूसरी बार व्हाइट निकाला गया, तीसरी बार ब्लैक निकाला गया, चौथी बार व्हाइट निकाला गया। तो इस तरह से जब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 5/12, 7/11, 4/10, 6/9। So now from here, therefore the probability of compound event, और आप ऐसा देख रहे हैं कि ये सभी म्यूचुअली जो इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट, कोई रिप्लेसमेंट ऐसा नहीं है कि पहली बार जो निकाली गई फिर बैग में पुटअप की जा रही है। इस तरह से जो कंपाउंड इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा सभी का मल्टीप्लिकेशन होगा 5/12, 7/11, 4/10, 6/9। सो इन दिस केस आफ्टर सॉल्विंग द एक्सप्रेशन you will find the 7/99, 7/99. So now from here the second case B, if we start beginning with the white ball, पहला कहाँ से स्टार्ट किया तुमने ब्लैक बॉल, दूसरा स्टार्ट कहाँ से करेंगे व्हाइट बॉल से। अब अगर पहली स्टार्टिंग व्हाइट से होगी तो दूसरी क्या आनी चाहिए ब्लैक, तीसरी क्या आनी चाहिए व्हाइट, चौथी क्या आनी चाहिए ब्लैक। सो बिगिनिंग विद द व्हाइट बॉल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए व्हाइट बॉल क्या कितना था 7 था, टोटल कितनी गेंदें थी 12 है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी 7/12। दूसरी ब्लैक की, तो ब्लैक कितनी बॉल थे 5, तो उसमें चूंकि एक निकाला जा चुका है इसलिए टोटल जो गेंदें हों। Now the next be white ball, चूंकि white black, now the again the this is in continuation, this should be white. So now for white ball this becomes 6/10. Now for black ball this becomes 4/9. So now again we will find the compound event, probability of the compound event, since all are independent event. So from here this becomes 7/12 into 5/11 into 6/10 into 4/9. So after solving all these expression, all these fraction, it becomes 7/99. In previous case you can see here, if you will start the beginning from the black ball, the probability compound of the probability of compound event is also be 7/99. But whenever you will start from the white ball, this is also be 7/99. It means in both cases either we will start from the black, either we will start from the white. In both the cases the probability of the compound event will be 7/99.
So now these above two event are mutually exclusive. म्यूचुअली ये पहला ब्लैक निकाला जा रहा है पहले इवेंट में, पहले बिगिनिंग में, दूसरा वाइट, तीसरा ब्लैक, चौथा वाइट। दूसरे में क्या है, पहला वाइट, दूसरा ब्लैक, तीसरा वाइट, चौथा। सो इन बोथ द इवेंट all are mutually exclusive, means there is no event in common at all. So probability of the first case and intersection the second case P becomes the 0. So now the probability mutually exclusive, therefore the required probability that 4 successive drawn ball are alternatively of different color, So now from here 7 upon 99, 7 upon 99 plus 7 upon this becomes, after adding these two, 7 I think 14 upon 99। इस तरह से आप पूरे जब कभी भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि प्रॉब्लम में एंड आर, जैसे आपने मेरे ख्याल से आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट एंड आर नॉर गेट वगैरह पढ़ते हैं, उसमें इन कॉमन वर्ड का जो है बड़ा अपने आप में फ्लक्चुएशन है, ऊपर नीचे है। तो आप जब भी प्रश्न सॉल्व करें तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि एंड है, आर है, एंड है तो एडिशन लॉ का यूज करें। एडिशन लॉ में भी आप ये जरूर देखें कि वेदर दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आर नॉट। अगर एंड है तो इंटरसेक्शन मल्टीप्लिकेशन लॉ का यूज करें। मल्टीप्लिकेशन लॉ में ये देखें कि वेदर द इवेंट इज इंडिपेंडेंट आर नॉट। तो इस तरह से सारी चीजें अगर केयर आप करते हैं तो बहुत आसानी से आप अपने लक्ष्य को फाइंड आउट कर पाएंगे। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम आपको आगे बताएंगे। मेरे ख्याल से आज आप इस लेक्चर में आपने मल्टीप्लिकेशन लॉ देखा, पहले लेक्चर में आपने प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन देखा, दूसरे लेक्चर में आपने एडिशन लॉ देखा, प्रोबेबिलिटी एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी देखा, तीसरे लेक्चर में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी देखा। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होगा। मैंने शायद पहले ही बता रखा आपको कि प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत नॉमिनल होते हैं, कम होते हैं, इसलिए आप पढ़ें। मुझे लग रहा बहुत आसान सा है, कोई बहुत टफ टास्क नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें 12th में आपने खूब अच्छी तरह से पढ़ा है। तो मुझे लग रहा है कि अब अगले लेक्चर की तैयारी करनी चाहिए हमें। अगले लेक्चर में आपको हम पढ़ाएंगे बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या है और हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। मैं इस सारे कंटेंट में आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन लॉ और एडिशन लॉ पर सॉल्व करें। अगर कोई समस्या आती है तो आप पूछ लें, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताया। ये मैं बार बार रिपीट करूँगा कि आप इस चीज़ का जरूर ध्यान दें कि जब कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन में एंड और आर का बड़ा इम्पोर्टेंस है। एंड और आर का ध्यान रखते हुए ये इसका इम्पोर्टेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट का ध्यान रखें। इसका यदि ध्यान आप रखते हैं तो मुझे निसंदेह आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा probability means possibility and probability both are different, but illiterate peoples are known they are same। बस मुझे ये कहना था।
अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि हम किस प्रकार से बेस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व। बेस थ्योरम के लिए आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी दोनों ही बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि बेस थ्योरम में पहले हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, मीन सिंपल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और बिहाफ पे बेस थ्योरम को हम सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू।